नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल में। दोस्तों, स्क्रीन पे आप सबको एक बढ़िया से सुंदर सी कार दिख पा रही है जिसका नाम है मिराई और ये एक हाइड्रोजन पावर्ड कार है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इस कार की चर्चा नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि इस कार के लिए जो एनर्जी का सोर्स है या इस कार का जो फ्यूल है यानी कि जो हाइड्रोजन है वो किस तरीके से इसके लिए एडवांटेज देने वाला फ्यूल बन पा रहा है, या हाइड्रोजन का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है इन डिफरेंट फील्ड्स इन डिफरेंट सेक्टर्स वह क्या है, और आने वाले फ्यूचर में यह हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो किस तरीके के स्कोप को क्रिएट करने वाला है, और खास तौर पे जो ट्रांसपोर्टेशन फील्ड है उसमें किस तरीके के रेवोल्यूशन को क्रिएट करने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं इन सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको लगे उनको मार्क करिएगा और उस पर डिटेल में जरूर जाइएगा। राइट, तो हाइड्रोजन, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है अपने डिफरेंट वीडियोज में, जब भी हाइड्रोजन का जिक्र आया है मैंने आपको हमेशा बताया है कि हाइड्रोजन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इस एलिमेंट पे बेस्ड पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है। और खास तौर पे हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल किस तरीके से यूज किया जाए, इसको किस तरीके से बहुत एडवांटेज देने वाला फ्यूल बनाया जा सके, इसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को किस तरीके से इजी बनाया जा सके, इस टर्म में पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही हैं। बहुत सारी कंपनी जिसमें इन्वॉल्व हैं। और इंटरेस्टिंग ये है दोस्तों कि अब डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स भी इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं या इसको प्रमोट कर रही हैं। और उसका रीजन ये भी है बिकॉज आप सबको मालूम होना चाहिए, आप सबको मालूम भी होगा पेरिस समिट के बारे में, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, जिसमें एक तरीके से ये एग्रीमेंट रखा गया था, ये कंक्लूजन रखा गया था कि किसी भी तरीके से किसी भी हालत में 21st सेंचुरी में हमें अर्थ के ओवरऑल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। यानी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है इससे ज़्यादा हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है अर्थ का ओवरऑल जो टेम्परेचर है। राइट, तो इस एग्रीमेंट में एक तरीके से डिफरेंट कंट्रीज ने जिन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने हामी भरी थी, अपने अपने कमिटमेंट्स रखे थे, अपने अपने टारगेट्स रखे थे कि भैया हम अपनी कंट्रीज में इस तरीके से कंट्रोल करेंगे, अपने जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन को इस तरीके से कंट्रोल करेंगे, इतना % डिक्रीज करेंगे, ये सोर्सेज यूज करेंगे। ये सारी चीजें वहां पे डायलॉग्स हुए थे, अपने अपने कमिटमेंट्स लेकर लोग वापस चले आए। लेकिन फाइनली अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट है उसको डिफरेंट कंट्रीज किस तरीके से पूरा करेंगी। तो डेफिनेटली ये पूरा तभी हो पाएगा जब हम एक तरीके से आज की डेट में जो हम फ्यूल्स यूज कर रहे हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढा जाए। तो इस ऑल्टरनेटिव सोर्स के टर्म में हाइड्रोजन फ्यूल एक बहुत बढ़िया फ्यूल उभर कर सामने आया है। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो एक तरीके से रिवोल्यूशन लाने वाला फ्यूल है हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर्स में। राइट, और इन्हीं सेक्टर्स में से एक सेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। बिकॉज अपने आप में अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से हो रही है या जो भी ग्रीन हाउसेस का एमिशन है उसमें मेजर जो रोल है वो ट्रांसपोर्टेशन फील्ड का ही है। राइट, तो इस फील्ड में हाइड्रोजन पावर्ड कार का इंट्रोडक्शन होना अपने आप में काफी अहमियत रखता है, काफी इसका रोल होने वाला है। राइट, तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं कि यह जो कार है यानी कि हाइड्रोजन पावर्ड जो कार है मिराई वह न्यूज में क्यों है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि न्यूज में क्यों है। राइट, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं जो कि 30 मार्च 2022 को अपनी यानी कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड कार से संसद भवन पहुंचते हैं और वो चर्चा में आते हैं। राइट, इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन कार है और इसका नाम है मिराई। मिराई जो है वो जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है फ्यूचर। फ्यूचर यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल का फ्यूचर। बेसिकली यह जो नाम रखा गया है वो इसी टर्म में रखा गया है कि हाइड्रोजन फ्यूल का जो फ्यूचर है वो किस तरीके से आने वाला है, किस तरीके के एडवांटेज देने वाला है। राइट, तो आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। मिराई आप अच्छे से याद कर लें, जापानीज वर्ड है, इसका मतलब है फ्यूचर। राइट, और ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन कार है। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन पावर्ड कार जो है यानी जो मिराई है वह क्या है, इसमें किस तरीके का एक तरीके से फ्यूचर के टर्म में इसको बात कर लें कि ये क्या क्या इसमें रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मिराई जो है वह एक ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड कार है। राइट, और इसके रन करने का जो कॉन्सेप्ट है वह है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि FCEVs। राइट, आगे इसको देखेंगे कि यह जो कॉन्सेप्ट है या इस कॉन्सेप्ट में हम यह वर्डिंग क्यों यूज करते हैं, फ्यूल सेल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों एक तरीके से यहाँ पे वर्डिंग यूज है। तो किस तरीके से ये बन पा रहा है वर्डिंग, राइट, या क्यों बन पा रहा है, ऑटोमेटिकली आप इसको समझ जाएंगे जब आप डिटेल में इसको समझेंगे। राइट, लेकिन इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे जान लीजिए कि यह जो कार है यानी कि जो मिराई है वह टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च की जाती है। कंपनी का नाम अच्छे से याद कर लें, इसका टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। राइट, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड
लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, राइट। और अगर मैं इसके प्लांट के टर्म में बात करूं तो इसका जो प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है बेसिकली अभी वो कर्नाटका में रखा गया है, राइट। इसमें बहुत सारा, अभी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप यहाँ पे कंपनी का नाम जानिए और इस कार का नाम जानिए, मिराई, राइट। मैं आपको बता दूं कि जनरली जो डीजल और पेट्रोल की कार होती हैं उनमें एक फ्यूल टैंक होता है, लेकिन इस कार में ऐसा नहीं है। इसमें 3 टैंक्स रखे गए हैं, वो भी हाइड्रोजन के। जी हाँ, हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए यहाँ पे 3 टैंक्स रखे गए हैं, राइट। और बैटरी की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 1.24 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी पैक है, जिसका बैकअप और एफिशिएंसी जो है बहुत अच्छी है, राइट। अगर हम यहाँ पे पावर की बात करें, यानी कि मोटर की बात करें, जो कि एक मेजर पार्ट है या इसी वजह से कार चल पा रही है बेसिकली, तो वो है 182 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर। जी हाँ, इसमें जो पावर रखी गई है मोटर की वो है 182 हॉर्स पावर, राइट। और मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है, ये वाला लास्ट वाला जो पॉइंट है, हाइड्रोजन फिलिंग टाइम 5 to 10 मिनट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा एडवांटेज देने वाला है। बिकॉज जब आप इस कार को लेकर जाएंगे या अपनी इस कार में हाइड्रोजन को फिल कराने की बात करेंगे तो आपको बहुत कम समय लगने वाला है। बिकॉज अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के टर्म में कंपेयर करें तो जनरली आप देखते हैं कि जब भी उसको चार्ज किया जाता है तो उसको पूरा चार्ज करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट ये 8 से 10 घंटे का टाइम लग जाता है। और उसकी जो मतलब कि अगर मैक्सिमम उसमें देखा जाए कि उसका बैकअप जो आता है चार्ज करने के बाद भी वह 500 to 600 किलोमीटर का रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम इस कार की बात करें, ये जो क्लेम किया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 5 to 10 मिनट्स में इस कार में हाइड्रोजन को फिल किया जा सकता है और उसको जो भी मैकेनिज्म प्रोसेस है, मतलब कि जो भी यहाँ पे इस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट है, जो मैकेनिज्म है, उस पर बेस्ड कार को चलाया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। और उसका जो बैकअप है, एक बार टैंक फिल करने के बाद वो बैकअप ऑलमोस्ट 650 या 700 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है, राइट। तो ये है एक तरीके से मिराई का यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस किस चीज़ का, मतलब यहाँ पे सिर्फ मिराई के टर्म में इसको मत देखिए, अगर आने वाले टर्म में या जो डिफरेंट कंपनीज हैं या ऑलरेडी जो हाइड्रोजन कार्स चल रही हैं, आप मान के चलिए कि उसमें इसी तरीके का कॉन्सेप्ट रखा गया है, राइट। तो ये थी मिराई की बात। आप जान लेते हैं कि टोयोटा मिराई की स्पेसिफिकेशन क्या है एक तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो कार है, यानी कि जो टोयोटा मिराई है, वह 2014 में एक तरीके से इसको लॉन्च किया जाता है, लेकिन कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लॉन्च नहीं किया जाता है, राइट। और मैं आपको बता दूं कि वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दुनिया में जो भी मतलब कि हाइड्रोजन बेस्ड जो कार्स हैं उनमें से एक थी, राइट। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे ये जो अगर इसकी डिस्टेंस कवरिंग की बात करें, यानी कि इसकी एक तरीके से एफिशिएंसी की बात करें, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, टोयोटा मिराई कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 845 माइल्स विदाउट फ्यूलिंग, अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, राइट। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये रिकॉर्ड भी आप अच्छे से यहाँ पे याद रखें, राइट। दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक कॉस्टिंग की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भैया बात तो हो रही है, बात तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बोलते हो कि भैया बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदो, पॉल्यूशन भी कम होगा, आपका कॉस्ट भी कम होगा। लेकिन अब आप यहाँ पे यानी कि जो हाइड्रोजन कार है उसमें क्या कॉस्टिंग बता पा रहे हो, तो मैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम हो जा रही है, यानी कि यह जो है वह जस्ट ₹2 पर किलोमीटर के आसपास कॉस्ट बैठ पा रही है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जरूर यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो सबके लिए एक तरीके से मतलब कि सबको फायदा पहुंचाने वाली है, राइट। तो हर एक पर्सपेक्टिव में आप इसको देख पा रहे हैं, ये बेनिफिशियल है। और खासतौर पे टोयोटा मिराई की आपने स्पेसिफिकेशन देख ली। दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। बेसिकली हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल की बात करते हैं, और उसमें ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, बार बार इसका जिक्र आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो हाइड्रोजन कार बनाई गई है मिराई, इसमें एक तरीके से जो हाइड्रोजन का यूज किया जाना है, क्लेम ये किया जा रहा है कि इसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करेंगे, राइट। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जान लेना कि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कई बार जब भी मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन के टर्म में, तो मैंने आपको वहाँ पे ग्रे हाइड्रोजन का भी नाम लिया है, ब्लू हाइड्रोजन का भी नाम लिया है, और ग्रीन हाइड्रोजन तो बताया ही है। तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 टाइप्स को जान सकते हैं। पहला मैंने यहाँ पे आपको बताया ग्रे हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं ब्लू हाइड्रोजन, राइट। किसकी बात कर रहे हैं, ब्लू हाइड्रोजन। और तीसरी बात यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन, राइट।
तो अब देखिए यहाँ पे ग्रे हाइड्रोजन क्या है और ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन तो हम डिस्कस ही करेंगे, लेकिन दोनों को यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो नेमिंग दी गई हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन फ्यूल का, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन, बेसिकली यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स और हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस के टर्म में यहाँ पे ये नाम दिए गए हैं, राइट। देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्शन वर्डिंग में मैं यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको और ब्रीफ कर देता हूँ। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन अपने आप में बहुत अबेंडेंट है या मतलब इसको मुक्त रूप में अगर आप इसको देखें तो बहुत कम है, लेकिन इसकी जो ओवरऑल क्वांटिटी है, इसको अगर हम एक एलिमेंट के तौर पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा है, लगभग हर जगह ये मिल जाएगा। अर्थ में तो भर भर के है ये, और हमारे सोलर सिस्टम में भी ये पूरा कई जगह ये मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इसको मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा सकता, यानी कि फ्री स्टेट में ये नहीं मिलता है। ये जनरली जो है वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है, कार्बन के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, और भी अदर फॉर्म्स में ये मिलता है, राइट। तो चैलेंज यही होता है कि किस तरीके से आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। जी हाँ, उसको किस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे उस सोर्स से, राइट। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और सोर्स तो इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो ग्रे हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली जो नेचुरल गैसेज हैं या मीथेन है वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन वहां पे जो भी प्रोसेस यूज किया जाता है उस प्रोसेस में, उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। और ग्रीन हाउस के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस होती है आप सबको मालूम है, दैट इज CO2। तो वो CO2 क्या होती है, ग्रे हाइड्रोजन के निष्कर्षण में या एक्सट्रैक्शन में निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनती है। लेकिन ब्लू हाइड्रोजन में आपको बता दूं, ब्लू हाइड्रोजन के लिए जो सोर्स है वो ग्रे हाइड्रोजन का ही सोर्स है, यानी कि ग्रे हाइड्रोजन का जो सोर्स है वही सोर्स ब्लू हाइड्रोजन के लिए भी है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे है, डिफरेंस यहाँ पे एक्सट्रैक्शन का है। जी हाँ, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन पे क्या हो जा रहा है, CO2 निकल जा रही है, एक तरीके से एमिशन हो रहा है और ग्रीन हाउस गैस बन जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बन रही है। लेकिन ब्लू हाइड्रोजन के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो CO2 निकल रहा है उसको एक तरीके से ट्रैप कर लिया जा रहा है, उसको फाइनली जो है नेचर में या एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं किया जाता है, या यूं कह लें कि या ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, राइट। फाइनली फिर यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। देखिए एक चीज और है, मैं आपको बता दूं, ग्रे हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन का जो सोर्स है उसके लिए जो वर्डिंग यूज कर सकते हैं वह क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट, ये जान लें। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। इतनी बात आई होप आप सबको क्लियर है, राइट। लेकिन हो सकता है कि आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ना समझ में आया हो, एक्सट्रैक्शन को हम यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोर्स है वो सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस सोर्स से किस तरीके से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शन अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर हम यहाँ पे CH4 का एग्जाम्पल देखें, यानी कि मीथेन का एग्जाम्पल देखें, तो आप देख पा रहे हैं कि मीथेन में यहाँ पे कार्बन एलिमेंट भी है और हाइड्रोजन भी है। कार्बन का एक एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ये कि आप कार्बन का एक एटम पा सकते हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम्स पा सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स पा सकते हैं। लेकिन पा तो सकते हैं, लेकिन भैया किस तरीके से पाएंगे, वो प्रोसेस क्या है, वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है, तो वो थोड़ा से कई बार टफ हो जाता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज करते हैं उसमें एक तरीके से ब्लू हाइड्रोजन का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो कार्बन एमिशन को रोकता है। आई होप आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्शन मोटे तौर पर समझ में आ गया होगा, इसको हम बहुत केमिकल एनालिसिस नहीं करेंगे, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन की अब बात करते हैं दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि यह रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करता है, और इसमें हम जिस प्रोसेस को यूज करते हैं, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। जी हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस में एक तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम इसको एक तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं और ऑक्सीजन को अलग करते हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस के तौर पे क्या निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ पे ऑक्सीजन को निकालते हैं, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन। इसका जो सोर्स है वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट। और अगर मैं आपको बताऊं कि रिन्यूएबल सोर्सेज के या रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल जैसे कि आप बायोमास की बात कर लें, बायोगैस की बात कर लें, या अगर हम एक गैस के रूप में बात करें मीथेन, तो मीथेन जो है आपने सुना होगा, आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि मीथेन जो है वो एक तरीके से जो भी बायो कचरा है, जो भी
बायोमास है, जो भी सड़ी गली वाली चीज़ें हैं या जो दलदली इलाका है वहाँ पे मीथेन गैस के मिलने के चांसेस होते हैं, राइट। तो हम जब बायोमास की बात करते हैं, बायोगैस की बात करते हैं या दलदली क्षेत्रों की बात करते हैं, उसमें जो गैस की बात करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट जो गैस निकल कर आती है दैट इज CH4 यानी कि मीथेन, राइट। तो यहाँ से भी हम मीथेन को एक तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, उससे हम वहाँ पे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन में, वह आप रिन्यूएबल सोर्सेज को ही यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ग्रे हाइड्रोजन क्या है, ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और इसके सोर्सेज क्या हैं और इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाना है, राइट। और आप देख लेते हैं यहाँ पे कार के बारे में, यानी कि जो हम कार डिस्कस कर रहे हैं, जो हम मिराई की बात कर रहे हैं, या एक तरीके से जो हाइड्रोजन डिफरेंट कार्स हैं उसका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, या FCV जो मैंने आपको बताया कि जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट पे ये कार चलती है वह क्या है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कार दिख रही है और आपको यहाँ पे इस डायग्राम में डिफरेंट चीज़ें जो है मेंशन्ड हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक बैटरी पैक है, एक फ्यूल फिलर है, एक फ्यूल टैंक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्टैक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर है, DC कन्वर्टर है, थर्मल सिस्टम है कूलिंग के लिए, और ये सारी चीज़ें हैं। तो एक एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लिए कि फ्यूल टैंक है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन को भर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, राइट। और यहाँ पे एक बैटरी पैक भी है। बैटरी पैक का मतलब ये है कि शुरुआती दौर में बैटरी जो ये यूज की जाती है वो कार की जो डिफरेंट एसेसरीज हैं, या इसको कार को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए या जो लाइट्स को जलाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो बेसिकली इसी बैटरी से आती है। यानी कि जो बैटरी पैक है वह कार की जो डिफरेंट एसेसरीज हैं उनको चलाने के लिए यूज की जाती है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया इन दोनों चीज़ों से। और फ्यूल फिलर तो आप समझ ही पा रहे हैं, यहाँ से फ्यूल को फिल किया जाता है टैंक्स में, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें फ्यूल सेल स्टैक की, तो फ्यूल सेल स्टैक जो है वो एक तरीके से यहाँ पे एक पूरा का पूरा स्टैक है, पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है एनोड और डायोड, एनोड और कैथोड का। जी हाँ दोस्तों, ये एक बैटरी है जिसमें एक तरीके से ये डायोड्स को रखा गया है, राइट। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर, तो ये एक मोटर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसी वजह से एक तरीके से गाड़ी चल पाती है, राइट। मतलब ये है कि फ्यूल सेल स्टैक से जो भी यहाँ पे एनर्जी मिलेगी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी, उसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर में ट्रांसमिशन किया जाएगा, राइट। और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन जो है वो एक तरीके से जो भी मोटर में टॉर्क क्रिएट हो पा रहा है, आई होप आप सबको क्लियर हो पा रहा होगा। टॉर्क यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, देखिए मोटर्स के टर्म में भी आपको क्लैरिटी लेनी चाहिए। जो डिफरेंट मोटर्स होती हैं वो क्या करती हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एडवांटेज को मैकेनिकल एडवांटेज में कन्वर्ट करती हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर कार के टर्म में देखें तो यह जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो एक तरीके से टॉर्क क्रिएट कर रही है, और वो टॉर्क जो है उसका ट्रांसमिशन करना होता है व्हील्स में, राइट। तो ये जो ट्रांसमिशन है वो क्या करता है, टॉर्क को ट्रांसमिट करता है व्हील्स को रोटेट कराने के लिए, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये भी, राइट। नाउ बात कर लेते हैं पावर इलेक्ट्रिक कंट्रोलर की, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बिकॉज दोस्तों जो भी एनर्जी आती है, जो भी एनर्जी का मतलब यहाँ पे दो ही सोर्स मिल पा रहे हैं, देख पा रहे हो। एक जो एनर्जी का सोर्स है वो है बैटरी पैक, और एक एनर्जी का सोर्स बन पाता है फ्यूल सेल स्टैक। यानी कि फ्यूल सेल स्टैक में जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, वो एनर्जी एक तरीके से आती है, लेकिन उसका एक तरीके से कंट्रोल करना भी, उसको मैग्नीफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डिफरेंट एसेसरीज हैं। या जब भी आप यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो टॉर्क क्रिएट होता है, जो मैकेनिकल एडवांटेज आपको लेना होता है, वो चेंज करना पड़ता है समय समय पर। तो ये सारा जो कन्वर्जन है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, जो एक तरीके से कंट्रोलिंग है, एक तरीके से जो मैग्निफिकेशन है, या यूं कह लें कि उसका जो कंट्रोलिंग है, वह इसी पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर के द्वारा हो पाता है, राइट। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। DC कन्वर्टर क्या है ये भी आप जान लीजिए। देखिए DC कन्वर्टर जो है बेसिकली वह यह है कि कार की डिफरेंट एसेसरीज को चलाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बैटरी पैक को रखा गया है, इस एनर्जी को यूज किया जाता है। तो DC कन्वर्टर जो है एक तरीके से हाई वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मतलब कि जो डिफरेंट वोल्टेज, जो डिफरेंट एसेसरीज है, उनको एक तरीके से चलाने के लिए एक मिनिमल वहाँ पे वोल्टेज क्रिएट करता है, उसको कन्वर्ट करता है, या यूं कह ले मतलब कि उसको कंट्रोल करता है, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि जब आप बैटरी चार्ज करते हैं मोबाइल की, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे चार्जर लगाते हैं, लेकिन आपके चार्जर में अडाप्टर लगा होता है। अडाप्टर क्या करता है,
चार्ज यानी कि जो एनर्जी आ रही होती है, जो करंट आ रही होती है, उसको रेगुलेट करता है, उसको कम करता है, उसके वोल्टेज को कम करता है, उसको फाइनली डीसी में कन्वर्ट करता है और वो जाके आपकी बैटरी को चार्ज करता है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे डीसी डीसी कन्वर्टर का भी कॉन्सेप्ट है, राइट। वह जो बैटरी पैक से एनर्जी आ रही है डिफरेंट एसेसरीज को चलाने के लिए, व्हीकल्स को एक तरीके से हेल्प करने के लिए, रोटेट करने में, उस एनर्जी को ये कंट्रोल करता है, राइट। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्मल सिस्टम कूलिंग ये एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कूलिंग भी बहुत जरूरी है, राइट। बिकॉज जब आप यहाँ पे एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पे मोटर की बात करते हैं, तो मोटर जब चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हीटिंग भी होगा, ये गर्म होगी, राइट। तो यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर और इस मोटर को एक तरीके से कूल करने के लिए या फ्यूल सेल स्टैक को भी कूल करने के लिए बेसिकली यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि थर्मल सिस्टम कूलिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पे इस कार के जो कंपोनेंट्स हैं उन सब का अपना एक रोल है और इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो किस तरीके से इस कार के लिए फ्यूल बन पा रहा है, यानी कि जो यहाँ पे स्टोर्ड हाइड्रोजन है वह किस तरीके से यहाँ पे इसको एनर्जी दे पा रहा है, किस तरीके से ये फ्यूल की तरह काम कर पा रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है बहुत क्लियरली, आप इसको देख लें, मैं इसको आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्टैक में। जी हाँ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्टैक में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ पे एनोड होता है, कैथोड होता है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, राइट। इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली क्या करता है, एनोड की तरफ आता है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, H+ आयन बनता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मूव कर गया, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया, इसको सर्किट से कंप्लीट कर दिया गया, राइट। और यही हमारा पर्पज है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों होना चाहिए, आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ये जरूर पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है, वही एक तरीके से कॉज है इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है सर्किट्स में। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होती है, करंट। ये आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस बना और हाइड्रोजन प्लस को एक तरीके से यहाँ पे एयर जो ली जा रही है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जा रहा है और फाइनली यहाँ पे वाटर के रूप में रिलीज कर दिया जा रहा है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को यूज किया गया फ्यूल की तरह, यहाँ पे ऑक्सीडाइजर यूज किया गया, नहीं ऑक्सीजन यूज किया गया ताकि H+ आयन को न्यूट्रलाइज किया जा सके और वाटर बनाया जा सके। तो फाइनली यहाँ पे ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी हो गया और वाटर के रूप में हाइड्रोजन आयन भी निकल गया, राइट। तो दोनों का यूज हो गया, पर्पज हो गया, राइट। तो देखिए आपको मैकेनिज्म यहाँ पे बेसिकली यही समझ में आया होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जानी है बेसिकली वो यही है कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए और उसको एक तरीके से मोबाइल किया जा सके। मोबाइल करने के लिए भी क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोपोटेंशियल काम करता है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल भी तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब आप वहाँ पे एनोड और कैथोड को एक तरीके से एक बेस्ट फ्यूल देंगे या बेस्ट एलिमेंट्स देंगे। बेस्ट एलिमेंट्स का मतलब ये है कि एनोड के लिए क्या होना चाहिए, बेस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होना चाहिए और कैथोड के लिए बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। और आपको पता होगा कि हाइड्रोजन अपने आप में बहुत बेस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन अपने आप में बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे मैकेनिज्म। यहाँ पे पर्पज सिर्फ यही है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसका मूवमेंट कराया जाए ताकि करंट वहां पे मिल पाए, राइट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो करंट बन गई है उसी का एक तरीके से कन्वर्जन होता है, उसी को ट्रांसमिट किया जाता है। कहाँ ट्रांसमिट किया जाता है, मोटर में ट्रांसमिट किया जाता है। मोटर में ट्रांसमिट करने के बाद क्या होता है, वो मोटर चलती है और वो मोटर क्या करती है, मैकेनिकल एडवांटेज देती है। एडवांटेज का मतलब वह वहां पे टॉर्क क्रिएट करती है जिससे गाड़ी के पहिए घूमते हैं और गाड़ी आगे बढ़ती है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा जो मैंने पर्सपेक्टिव रखा था यहाँ पे शुरू में, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको ना समझ में आया हो, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या कोई भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाई जा सकती है और आपका कॉन्सेप्ट एक तरीके से मजबूत किया जा सकता है। जो भी आपकी क्वेरी है उसको दूर की जा सकती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको ढंग से इसको आप अगर आप इसकी एक नोट्स बनाना चाहें जरूर बना लीजिएगा। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन में बार बार इसको मेंशन करता हूं, बार बार इस पर फोकस करता हूं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, हॉट टॉपिक बन गया है। और खासतौर पर अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं तो साइंस एंड
हाइड्रोजन टेक में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन चुका है, इसको डिटेल में जरूर जाइएगा, इसको डिनाई बिल्कुल भी मत करिएगा, राइट। बिकॉज अगर देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं इसका एडवांटेज के टर्म में भी बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन सेल का या हाइड्रोजन फ्यूल का जो एडवांटेज है वो सबसे बड़ा यही है कि यह पहली बात तो रिन्यूएबल एंड रीडली अवेलेबल सोर्स से आता है, राइट। दूसरा ये है कि ये क्लीन एनर्जी सोर्स है, यानी कि ये इको फ्रेंडली सोर्स है एक तरीके से। मतलब पॉल्यूशन, धुएं के टर्म में अगर आप इसको देखें तो वो तो होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। दूसरा यहाँ पे एडवांटेज ये है कि यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जो एक तरीके से मतलब डीजल कार की हम बात करें, डीजल व्हीकल्स की बात करें, कार व्हीकल्स की बात करें, तो वहाँ पे जो मोटर यूज की जाती है, मतलब मोटर जो चलती है उसमें एक तरीके से साउंड क्रिएट होता है, राइट। तो वो साउंड भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन पे भी कंट्रोल मिलेगा या इसका भी एडवांटेज मिलेगा, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में जरूर पढ़िएगा, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी कंफ्यूजन हो आप प्लीज कमेंट में करें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे, राइट। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।